इस अटैक के अंदर तकरीबन 200 प्लस फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे जी। और 100 के करीब मकामात के ऊपर जो है बमबारी की गई। हर एक मुकाम के ऊपर, हर एक टारगेट के ऊपर कारपेट बम्बिंग की गई है। उसमें इनकी न्यूक्लियर साइट्स, उसमें इनकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं जहाँ पर इनके आर्मी के ऑफिसर्स, इनके पासादार इनकलाब के ऑफिसर्स, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, ये फुल फ्लैज वॉर थी। इट वॉज नॉट जस्ट लाइक कि एक जगह पर आप गए और आपने बम फेंक दिए। वहाँ पर ग्राउंड इंटेलिजेंस थी जिन्होंने पिन पॉइंट किया और वहाँ पर फिर वो प्रिसीजन मिसाइल जो है, अगर आप देखें फुटेजेस देखें तो इमारत के अंदर से बाकायदा सुराख करके वो मिसाइल अंदर गए हुए हैं। पूरी की पूरी इमारत नहीं गिरी हुई है। उनको पता था कौन से फ्लोर के ऊपर, कौन से रूम के अंदर कौन सा ऑफिसर बैठा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जितनी टॉप ब्रांच थी, जितनी टॉप उनकी लीडरशिप थी, वो सारी की सारी इसके अंदर शहीद हुई। जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, अभी तक 4 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो टॉप के 6 के करीब आ गए। सो अगेन इससे बड़ा हमला आज तक नहीं हुआ ईरान के ऊपर। अब ये इसका अगर आप ब्रेक डाउन करें तो ये शुरू कब से हुआ? ये पिछले 3-4 दिन से बात आ रही थी। सर अगर मैं गलत ना हूं तो ईरान और अमेरिका के तो मुज़ाकरात चल रहे थे इनके जौहरी मामलात के ऊपर, तो अचानक से ये जंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? अच्छा, उसमें ये होता है, कई बार होता है प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। जब भी कोई मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, तो आप अगले को जिच करने के लिए कहते हैं कि लुक वी कैन डू दिस टू यू। वो उसको हम ये समझ रहे थे, जितने जर्नलिस्ट थे, जितने भी जो इंटरनेशनल मीडिया था, इवन दे वर कॉड नैपिंग। वो सरप्राइज थे, शॉक थे कि ये क्या हुआ है। ऐसा ही सुबह के वक्त जब ये सारी खबर चली, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सुबह का वक्त था, बट वेस्टर्न में और जो यूएस मीडिया वहाँ पर शाम का टाइम था, रात का टाइम था। उनको नहीं आइडिया था कि इतना बड़ा अटैक कर सकते हैं। और मुज़ाकरात चलते हुए तीसरे दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे, 6ठा दौर चल रहा था मुज़ाकरात का। तो फायजा अगेन कमिंग बैक टू द अटैक। अब ये देखें, ईरान इतना बड़ा मुल्क है जी। ईरान खित्ते की जितनी प्रॉक्सी वार्स है उसके अंदर शामिल है, चाहे वो ईरान इराक देख लें, चाहे वो शाम देख लें, चाहे वो यमन देख लें, बट उसने अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर ईरानियन एयरफोर्स होती तो इतना बड़ा अटैक ना होता। मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी 1 माह पहले जो यहाँ पाकिस्तान में सूरत हाल थी। अगर देखा जाए तो हमारा दिफाई निज़ाम, हमारा जो फ़ज़ाई निज़ाम है वो बहुत मजबूत था कि कुछ घंटों की बात थी और हम तो शायद इतना सीरियस भी नहीं इसको ले रहे थे, इस जंग को, इस सारी सूरत हाल को। लेकिन ईरान का बहरहाल बहुत नुकसान हुआ है और अहम बात यह कि उनकी अस्करी क़यादत और बड़े बड़े रहनुमा जो है उनकी शहादतें हुई हैं। तो ये एक बहुत हैरान-कुन बात है। ये हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल है एज अ नेशन कि वो जो लोग कहते हैं कि जी डिफेंस के ऊपर आपने अभी बजट आया तो आपने इतने % कर दिया, तो उनको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर जब ये अटैक हुआ और हमने जब काउंटर किया तो हमने इंडियन राफेल्स को गिराया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। अब इधर देखते हैं, 200 जहाज ईरान में आते हैं, 100 मकामात के ऊपर अटैक करते हैं और कॉर्पोरेट बम्बिंग करते हैं। मतलब आपकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सका। वो आए, उन्होंने हमला किया, उन्होंने लोगों को शहीद किया और वो वापस चले गए। अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान ये अलर्ट भी किया था कि ऐसा कुछ अटैक हो सकता है। और अगर कुछ माह पहले हम जो हमास वाला जो वाक़या हुआ था सारा, तो तब भी बहुत ही टारगेटेड अटैक्स हुए थे और अब भी वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। ईरान अपने आप को उस तरह से तैयार क्यों नहीं कर पाया, क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको बड़ा रियलिस्टिक होकर देखना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। जो आजकल की जंग है वो गोली और बंदूकों की नहीं है, वो अब लेटेस्ट वारफेयर आ गया है जिसके अंदर साइबर है, जिसके अंदर स्पेस वारफेयर है। जैसा कि आपने पाकिस्तान और इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में देखा, अनफॉर्चुनेटली पाबंदियों की वजह से ईरान पिछले काफ़ी अरसे से दुनिया से कटा हुआ है, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो भी इस तरह से नहीं हुआ। एंड आप जो मर्जी कह लें, यूएस इज़ राइट नाउ द नंबर 1 सुपर पावर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे इकोनॉमिकल भी अगर आप देखें। सो वो फ़र्क तो वहाँ पर आपने आज देख लिया। अब इसके ऊपर ईरान क्या करेगा, असल क्वेश्चन ये है। जो उन्होंने फर्स्ट अपना अटैक किया उसके अंदर उन्होंने 100 के करीब ड्रोन्स भेजे इसराइल में जी। अच्छा, देखा जाए ये बड़ा एक मामूली सा अटैक है। जिस तरह से इसराइली जारहियत हमने देखी है अभी तक, पहले भी जो हमास पर अटैक हुआ और अब जो है, उन्होंने कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉक्सीज का सफाया कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है, कैसा होता रहेगा। अभी तो ये कुछ घंटों की जंग थी, नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि ये हफ्ते तक जारी रहेगी। एग्जैक्टली, ये वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट जो कुछ घंटों का था, ये डिफरेंट फेजेस के अंदर कुछ हफ्तों तक उन्होंने कहा चलता रहेगा। ये इसराइल कह रहा है, अभी ईरान ने रिस्पॉन्ड करना है। देखें, आपकी पूरी की पूरी एक टीयर ऑफ लीडरशिप ही जो है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए और उसके बाद फिर आपको दूसरी लीडरशिप लेके आनी होती है। एक बड़ा मैकेनिज्म है, टाइम लगेगा। सो अगेन
हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किलात है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि बॉर्डर के ऊपर है ईरान के साथ, हमारे लिए अब हालात और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। क्यों? हमें इकोनॉमिकली जो है इसका बहुत बड़ा एक जो है ना फैक्टर आएगा। और फिर अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, इवन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, हमने ओपनली ये कहा है कि वी विल बी सपोर्टिंग ईरान इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। और जो हम आज कर भी रहे हैं, हमारी दफ्तर खारजा की तरफ से प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी आया, वज़ीर आज़म की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। मिलिया लोधी ने कहा कि अगर जंग होती है तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे, जो बड़ी खुली बातें हैं। लेकिन ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पाक भारत की जो जंग है उसको कहीं ना कहीं रुकवाने में अमेरिका का तो हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। तो ऐसे में अगर हम ईरान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी कोई झटका लग सकता है। अच्छा देखिए, मैं इसमें आपको ना एक कहते हैं जर्नलिस्टिक फैक्ट बता देता हूँ। कुछ अर्सा पहले अगर आप इंटरनेशनल मीडिया देखें तो लॉस एंजलिस की फुटेजेस चल रही थी जिसमें आप देख रहे थे आग लगी हुई है और एक टाइम के ऊपर कर्फ्यू भी लगा दिया गया था वहाँ पर। फिर एलन मस्क के जो है ट्वीट्स आप देख लें। सो डोनाल्ड ट्रंप वाज इन हॉट वाटर्स। अब इस वक्त आप ज़रा इंटरनेशनल मीडिया खोल के देखें तो नाउ एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ईरान स्ट्राइक्स और सारे कह रहे हैं कि जनाब ट्रंप ने जो है ना बड़ा तगड़ा काम कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया। तो सब भूल गए हैं कि उधर क्या हो रहा था। तो अभी भी ट्रंप शायद उसी की तैयारी नहीं कर रहे कि कोई और कार्ड खेले वो। एग्जैक्टली सो दिस इज गोइंग टू गो ऑन सो दैट कि उनके जो इनर पॉलिटिक्स है, जो लोकल लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स है, वो डाई डाउन हो जाए और लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान डालें। अब इसमें अमेरिका का कुछ नहीं जा रहा है, उसने तो बल्कि यहाँ तक यूएस ने स्टेटमेंट दी है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन इट। बट अगर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो वी विल बी देयर टू सपोर्ट इसराइल। ये समझ से बाहर है कि किस तरह की बायसनेस है, क्या सारा कुछ है। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि सारी सूरत हाल के पीछे अमेरिका का हाथ है। देखिए वो सपोर्ट तो करते हैं इसराइल को। इसराइल इज नथिंग विदाउट यूएस सपोर्ट। ये तो एक बड़ी ऑब्वियस ही खुली बात है। मतलब जितनी भी डिफेंस इक्विपमेंट है, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम यूएस। और विदाउट देयर इकोनॉमिकल सपोर्ट, विदाउट देयर डिफेंस सपोर्ट, इसराइल कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। अब ये देखें कि 200 के करीब जहाज उड़े और सारे के सारे की स्पेसिफिकेशन अगर आप देखें तो वो लेटेस्ट F-35 थे। जितने भी यूएस के पास जो लेटेस्ट हथियार है वो सारे उसमें यूटिलाइज हुए हैं। तो अब वो आप कह सकते हैं कि इसराइल इज अ प्रॉक्सी ऑफ यूएस राइट नाउ, लेकिन सबको पता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपी हुई हो। अच्छा, अभी हालिया एक और ख़बर मिली है कि कुम शहर की एक मस्जिद है, मस्जिद जुमकरान, बड़ी मशहूर है, वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए भी आते हैं। वहाँ पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है। अब क्या समझते हैं आप, इससे आगे क्या होने जा रहा है? ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान ये एक इंडिकेशन है फुल फ्लेज वॉर की। और ये अब इसके बाद ईरान कर क्या सकता है? मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था उनके एक डिफेंस एनालिस्ट की। उन्होंने कहा कि हम हर हफ्ते एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का अगर इफ्तिताह करें तो हम 2 साल तक वो इफ्तिताह करते रहेंगे। अच्छा, यानी कि उनके पास इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट है, इतनी ज़्यादा एम्यूनिशन है। आई थिंक नाउ इज़ द टाइम टू सी दैट। अब पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। देखिए बातें करना बहुत आसान है। चीज़ें हैं तो चीज़ें पहले भी दिखनी चाहिए। इतने बड़े बड़े अटैक्स हो गए, ये कोई मजाक तो नहीं था, इतनी बड़ी शहादतें हो गई। और हम लोग बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो वो आजकल की दुनिया, आप पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने देखा हमने खुद अपने बाजू के ऊपर सारा कुछ किया जी। हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स थी बट वी वर द वंस हु वर फाइटिंग फॉर अस। ठीक है, इसी आगे आने की हिम्मत और हौसला भी तो चाहिए होता है ना, सिर्फ इक्विपमेंट की और टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। और जितने पाकिस्तानी इस वक्त दुखी हैं, आप यकीन माने एज अ जर्नलिस्ट आप डिजिटल मीडिया को खोल के देखें, हर बंदा दुखी है। ऐसे नहीं कि तेहरान के ऊपर हमला हुआ है, ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका जो भी करना है, जो भी रिएक्शन देना है, वो तेहरान ने, वो ईरान ने देना है। और अगर उनके पास इस तरह की चीज़ें हैं तो दे हैव टू फाइट फॉर इट। मेरे ख्याल में इससे बड़ा हमला तारीख के अंदर ईरान पर ना हुआ है, और जिसके अंदर मतलब इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हो, दे हैव टू रिटेलिएट इन अ वेरी वेरी बिग वे। बिल्कुल। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जोहरी जो उनकी तनसीबात हैं उसको भी निशाना बनाया गया। आपको लगता है कि इसराइल को कोई ख़तरा था कि ईरान सुपर पावर बन जाएगा, एटॉमिक पावर बन जाएगा? अगर आप इसराइल की जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है उसका बयान सुने और जो नेतन्याहू ने स्पीच दी है, दोनों सुने, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ईरान कुछ माह तक 9 एटॉमिक बम जो है वो बनाने के करीब पहुंच चुका हुआ था। अच्छा, यानी कि कुछ अरसे में जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट करके तो ईरान कुड हैव मेड 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जिसकी वजह से उन्होंने ये अटैक किया है।